नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सफलता के सफर पर। और सफलता का ये सफर आप तय कर रहे हैं आपकी अपनी एसएसटी टीचर श्रीमती नीलम पवार के साथ। और आज हम आपसे अर्थशास्त्र का अध्याय 1 विकास डिस्कस करने वाले हैं। और इस अध्याय के लिए जो आवंटित अंक हैं वो हैं 2। तो बिना हम देरी किए महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं, 1 और 2 लाइन वाले, जिससे कि आपकी परीक्षा बड़ी आसानी से सफल होगी और आप अच्छे अंक ले पाएंगे। किसी देश का विकास उस देश के प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। बच्चों, मानव विकास में भारत मध्यम श्रेणी में आता है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर यूएनडीपी विकास का मापदंड तय करता है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर यूएनडीपी विकास का मापदंड तय करता है। अगला बिंदु है कि मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 में प्रकाशित किया गया। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 में प्रकाशित किया गया। HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। HDI का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत 132वीं श्रेणी में आता है। यूएनडीपी शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय पर मापदंड तय करता है। यानी यूएनडीपी का जो मापदंड तय करने का क्राइटेरिया है वो शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित है, जबकि विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय पर मापदंड तय करता है। यानी विश्व बैंक का जो क्राइटेरिया है वो प्रति व्यक्ति आय होता है और यूएनडीपी का जो मापदंड तय करने का जो क्राइटेरिया है वो शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और बच्चों, भारत में जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य तो है ही, लेकिन जो है मध्य प्रदेश राज्य का राजगढ़ जो जिला है वो पहला जिला है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला मानव विकास की रिपोर्ट जारी करने वाला पहला जिला है। फिर साक्षरता की यदि बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता जो दर है वो केरल में है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है और सबसे कम शिशु मृत्यु दर भी केरल में ही है। शिशु मृत्यु दर कम केरल में है और साक्षरता दर अधिक केरल में है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है बेहतर शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य या अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं। भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। सबसे कम साक्षरता दर वाला प्रदेश यदि पूछा जाए तो वो है बिहार। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय विकास का अर्थ चहुमुखी विकास होता है। अगर हम किसी राष्ट्र के विकास की बात करें तो चहुमुखी विकास से उसे नापा जाता है या मापा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सन 1955 से राष्ट्रीय आय पर आधारित रिपोर्ट पेश कर रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सन 1955 से राष्ट्रीय आय पर आधारित रिपोर्ट पेश कर रहा है। राष्ट्रीय आय उत्पादित वस्तुओं, उसकी सेवाओं का मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आमदनी का योगफल होता है। राष्ट्रीय आय उत्पादित वस्तुओं, उसकी सेवाओं का मूल्य और विदेशों से प्राप्त आमदनी का योगफल होता है। फिर आर्थिक विकास के आधार पर देश का विभाजन विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश में किया जाता है। अब यदि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो प्रति व्यक्ति आय
बराबर होता है देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। यानी देश की कुल आय को यदि देश की कुल आबादी या कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। आर्थिक विकास का आशय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और गरीबी व बेरोजगारी में कमी का आना आर्थिक विकास कहलाता है। आर्थिक विकास से यदि आशय देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना चाहिए, फिर राष्ट्र की आय में वृद्धि होना चाहिए और गरीबी और बेरोजगारी में कमी आना चाहिए। ऊर्जा के परंपरागत साधन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी है परंपरागत। और अगर ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन पूछे जाएं तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जो सतत रूप से विद्यमान रहेंगे, कभी भी समाप्त नहीं होंगे, ऐसे स्रोतों को वैकल्पिक स्रोत कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 0 से 12 माह के पहले मृत या मरने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। निबल उपस्थिति का अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उनकी आयु वर्ग के बच्चों के साथ का जो प्रतिशत होता है वो निबल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। फिर बीएमआई शरीर के द्रव्यमान का सूचक है। बीएमआई शरीर के द्रव्यमान का सूचक होता है। फिर अप्रत्याशित आयु, अप्रत्याशित आयु का अर्थ है जीवित रहने की आयु। बच्चों, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों में डॉलर में की जाती है। फिर प्रति व्यक्ति आय को किसी राष्ट्र की एक वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय भी कहा जाता है, या प्रति व्यक्ति आय का अर्थ किसी राष्ट्र में एक वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय। फिर अगर हम सतत विकास की बात करें, इस चैप्टर में सतत विकास को सततीयता से यानी लगातार के क्षेत्र में भी मापा गया है। तो सतत विकास वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकता एवं हितों को ध्यान में रखना है, यह सतत विकास कहलाता है। फिर धारणीयता एक ऐसा विकास जो कई वर्षों तक चलता रहे और हमें आने वाली पीढ़ी को ऊर्जा के संसाधन प्राप्त हो सके। मतलब धारणीयता एक ऐसा विकास है जिसमें जो कि कई वर्षों तक चलता रहे और हमें भी और आने वाली पीढ़ी को भी ऊर्जा के संसाधन प्राप्त हो सके, ऐसा जो विकास है वो धारणीयता का विकास कहलाता है। फिर संपोषणीय आर्थिक विकास। संपोषणीय आर्थिक विकास विकास अपना स्थान पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हासिल करे, वह विकास संपोषणीय आर्थिक विकास कहलाता है। फिर एचडीआई की जो अवधारणा है, एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें लोग लंबे समय तक स्वस्थ और सृजनात्मक जीवन जी सके। एचडीआई की अवधारणा एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें लोग लंबे समय तक स्वस्थ और सृजनात्मक जीवन जी सके। जीवन प्रत्याशा का अर्थ जन्म के समय से संभावित आयु से है। जीवन प्रत्याशा का जो अर्थ है बच्चों वो है जन्म के समय से संभावित आयु निर्धारित करना या जन्म की आयु संभावित आयु तय करना। फिर है भूमिगत जल। वर्षा जल का जल जो है रिसकर मिट्टी में समा जाता है और निचली सतह पर स्वतः ही सुरक्षित हो जाता है। वर्षा का जो जल है वो रिसकर मिट्टी में समा जाता है और निचली सतह पर स्वतः ही सुरक्षित हो जाता है, ये भूमिगत जल कहलाता है। तो बच्चों ये तो अध्याय 1 विकास के हमने मुख्य बिंदु देखे और इसी में हम अध्याय 2 के भी मुख्य बिंदुओं पर आपसे चर्चा करते हैं। बच्चों अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है उसके लिए आवंटित अंक हैं 4। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, यदि ऐसा प्रश्न आए तो आपको उत्तर देना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में। फिर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं परिवहन, भंडारण, संचार और बैंक सेवाएं इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, जैसे टिस्को निजी क्षेत्र का एक उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा स्थापित करना है। सामाजिक क्षेत्र का यदि उद्देश्य पूछा जाए तो सामाजिक कल्याण और सुरक्षा स्थापित करना या बनाए रखना है। फिर सार्वजनिक उद्योग का जो स्वामित्व होता है वो सरकार एवं निजी दोनों के पास में होता है, यानी सरकार और निजी दोनों ही हाथों में जो सार्वजनिक क्षेत्र है या सार्वजनिक उद्योग है उनका स्वामित्व होता है। बच्चों, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादित वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादित वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और कपास एक प्राथमिक उत्पाद होता है, कॉटन जो खेतों में उगता है कपास। फिर है प्राथमिक क्षेत्र में प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। और यदि प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है मछली पालन, पशुपालन, कृषि, खनन आदि। फिर अगला बिंदु हमने जो लिया है वो है कि प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन करता है और द्वितीय क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करता है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन करता है और द्वितीय क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करता है। और तृतीय क्षेत्र जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का सहायक क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सहयोग प्रदान करता है या सहायक क्षेत्र कहलाता है, सेवा भी ये प्रदान करता है। फिर है तृतीय क्षेत्र का जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान रहता है। तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक योगदान रहता है। अगला बिंदु है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना सन 1955 में हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1955 में हुई। मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू किया गया। मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू किया गया और मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा के अंतर्गत काम का अधिकार दिया गया है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा के उद्देश्य अब अगर देखें तो मनरेगा एक परिवार के वयस्क व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार हासिल करने की कानूनी गारंटी देता है। और मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों तक काम मांगने के बाद यदि काम ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यानी आपने आवेदन किया है और अगर 15 दिनों तक उस व्यक्ति को काम मांगने के बाद भी काम ना मिल पा रहा है, आवेदन करने के बाद भी, तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अल्प बेरोजगारी, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम उत्पादन होता है, वहां अल्प बेरोजगारी होती है। फिर शिक्षित बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी, शिक्षित और काम करने योग्य होने पर भी रोजगार का प्राप्त न होना शिक्षित बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी के अंतर्गत आता है।
प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें व्यक्ति काम तो करता है लेकिन वहां छिपा हुआ बेरोजगार होता है। वह छिपा हुआ बेरोजगार होता है, उसकी उत्पादकता ना के बराबर होती है, यानी वो काम यदि छोड़ दे तो उत्पादकता या उत्पादन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। फिर शहरी क्षेत्र में रोजगार के उपाय यदि बढ़ाने हो तो क्या करने होंगे? उसके लिए बच्चों, शहरी क्षेत्र में रोजगार के उपाय में घरेलू एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि करना। प्रश्न पूछा जाता है कि छद्म बेरोजगारी क्या होती है? तो इसमें व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुरूप काम नहीं मिलता, जितना वो योग्य है उसकी योग्यता के आधार पर काम का ना मिलना छद्म बेरोजगारी कहलाता है। फिर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि हम रोजगार के क्षेत्रक संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो जो संगठित क्षेत्र होते हैं वहां श्रमिकों को रोजगार में सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित क्षेत्र की विशेषताएं रोजगार की अवधि नियमित सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन होता है। संगठित क्षेत्र की विशेषताओं में यदि हम बात करें तो इसमें रोजगार की अवधि जो है वो नियमित होती है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन इनके द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने जो कठिनाइयां वो हैं, श्रमिकों को बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करना होता है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी होता है। फिर उनको दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जाता और जो सवैतनिक अवकाश है वह भी नहीं मिलता, यानी अगर वो अवकाश लेते हैं तो उस दिन का उनका वेतन कट जाता है। और अगर जैसे कि उनको अवकाश चाहिए भी तो वो अपने वेतन के कटने के कारण अवकाश नहीं ले पाते, तो इस तरह की कोई सुविधा असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को नहीं मिलती। अब यदि हम सवैतनिक अवकाश की बात करें तो सवैतनिक अवकाश क्या है बच्चों? काम करने वाले को वेतन के साथ अवकाश दिया जाता है और ये सुविधा संगठित क्षेत्र में होती है। पब्लिक सेक्टर, जहां सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है उसे पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। अधोसंरचना, वे सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक हो अधोसंरचना कहलाती हैं। वे सुविधाएं या क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं अधोसंरचना कहलाती है। फिर जन सुविधा, क्रिया स्थलों पर समुचित प्रबंध एवं सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना जन सुविधा कहलाती है। लोगों को क्रियास्थलों पर समुचित प्रबंध और सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना जन सुविधा कहलाती है। फिर ज्ञान आधारित समाज, जिसमें सभी क्रियाएं उपलब्ध ज्ञान के आधार पर होती हैं, वे ज्ञान आधारित समाज कहलाती हैं। सभी क्रियाएं उपलब्ध ज्ञान के आधार पर होती हैं, वे ज्ञान आधारित समाज या वह ज्ञान आधारित समाज कहलाता है। जिससे लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। फिर अंतिम उत्पादन, वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार हैं पूर्ण रूप से, प्राथमिक क्षेत्र में पैदा या उत्पन्न हुई और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उनका करने के पश्चात तृतीय क्षेत्र के माध्यम से वे सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता तक पहुंच गई, वे वह वस्तु अंतिम उत्पाद कहलाती है। निजी क्षेत्र, इसमें स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होती है। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें स्वामित्व, सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होती है, वह निजी क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों, इस तरह हमने अर्थशास्त्र के अध्याय 1 विकास और अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो 2 अंक विकास 2 अंक का पाठ है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है ये
4 अंक का अध्याय है। तो इन पर हमने 1 और 2 लाइनों में आपसे चर्चा की है। उम्मीद है आप इन छोटी-छोटी विषय वस्तु के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप इन चीजों को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। बच्चों, कहते हैं कि अवसर का यदि सही समय पर हमने उपयोग कर लिया तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, ये जो अवसर है आपके लिए कि आप इन चीजों को समझकर बड़ी आसानी से इन्हें सरलता से समझें और इन्हें लिखकर देखें, तो आप इस अवसर का उपयोग करके बहुत अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं, सफल हो सकते हैं अपनी परीक्षा में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी बड़े ही लगन के साथ करते रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड बाय बच्चों।